अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि बिजनेस कम्युनिटी को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट में इस हुकूमत से, तो सर क्या जवाब है? क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस हुकूमत से आप इस बजट में? ये हुकूमत तीसरा अपना बजट पेश करने जा रही है कल। देखें, मैं आपको सिर्फ एक बात, इस बजट में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कुछ भी नहीं आती, एज इट इज चला है। हम इस बजट से सेटिस्फाई हैं क्योंकि इस वक्त जो एक्टिविटीज पाकिस्तान में हो रही है ये पहले हमने कभी नहीं देखी। जितनी बड़ी एक्टिविटीज पाकिस्तान में हो रही है, जिस तरीके से हमारे सारे नंबर बेहतर हो रहे हैं, जो आपने सारे नंबर तो खुद बता दिए, तो मैं समझता हूँ कि एक नंबर रहता है कि बजट डेफिसिट में भी कमी आई है और इससे ज्यादा खुशहाल बात हमारे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। और जो आपका एक सवाल था कि आम आवाम के लिए क्या है, तो आपको सिर्फ ये बताऊं कि आवाम के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, हाउसिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट ने वो हाउसिंग पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ लो हाउसिंग के लिए दी है, और लो हाउसिंग में भी उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है। पहले कभी छोटा आदमी ये सोच नहीं सकता था कि वो हेल्थ कार्ड उसको मिल सकता है, वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी मकान का मालिक बन सकता है। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है, इस पॉलिसी में मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी 10, 15, 20 हजार रुपए किराए के मकान में रहता है, अब वो अपना मकान खरीदेगा और 10 से 15 हजार रुपए किस्त देगा, 20 साल में उसका मालिक बन जाएगा। तो ये जो खबर है, उसके साथ जो अच्छी खबर और है कि आपकी ग्रोथ की तरफ आप जा चुके हैं। जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि 4.7% इस साल हम ग्रोथ अचीव करेंगे। और ये साल जो कि कोविड की वजह से हमें काफी इफेक्ट भी कर रहा था, लॉकडाउन भी हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन भी चलता रहा, स्कूलें भी बंद रही हैं, टूरिज्म सेक्टर भी बंद रहा है, सर्विसेज सेक्टर बड़ी हिट भी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, तो ये अगला साल तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोच से भी बाहर होगा। और यहाँ पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी बात होगी वो लोगों को रोजगार देने वाली। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी 30 लाख लोग बेरोजगार हैं, जिसका आज वफाकी वजीर खजाना ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कोविड की वजह से। जाहिर है उसके लिए भी तो आपके मौके पैदा करने हैं ना। ये जो रेस्टोरेंट वगैरह इफेक्ट हुए हैं, उनको जाहिर बात है वहाँ बेरोजगारी काफी हुई है। हाँ। लेकिन अब वो सारी जगहें खुलने जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां इस वक्त लोग मिलते भी नहीं है। फिर आप नॉर्दर्न साइड पे भी जाके देखें कि कोविड के बावजूद भी रश इतना है कि आपको बुकिंग वगैरह आसानी से नहीं मिलती। फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है वो भी अनबिलीवेबल है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त जो चीज टारगेट कर रही है वो टारगेट उनका अचीव हो रहा है। लेकिन फिर महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत क्यों नाकाम है? एक आम आदमी का तो बहुत बड़ा कंसर्न है ही महंगाई। ठीक है, महंगाई के बारे में सिर्फ ये देखें कि हम पूरी दुनिया को कंपेयर करें अपने आप से। हम इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया में लास्ट ईयर महंगाई 6% पे थी, इस साल 10.5% पे आ गई। हमारी लास्ट ईयर महंगाई 10% पे थी, इस साल हम 11% पे आए। तो आप ये जरूर देखें कि हमने महंगाई पे किसी हद तक काबू पाया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप जाएं तो कमोडिटीज की प्राइस काफी बड़ी है। वहाँ हमारे जो व्हीट वगैरह और बाकी चीजों को हम कंपेयर करते हैं, पाम ऑयल वगैरह, तो 30 to 35% उनकी प्राइस बढ़ी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि ये बर्डन आवाम तक ना पहुंचे। आप ये देखें कि इसके बावजूद, ठीक है, मैं समझता हूँ लोग जरूर इफेक्ट में होंगे, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने उनको बचाने के लिए जो स्टेप्स लिए वो गवर्नमेंट उसमें कामयाब भी रही है। और आने वाले साल में वर्ल्ड बैंक की आज रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये जो कोविड सिचुएशन में जो कमोडिटीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी थी, आने वाले टाइम में उसकी प्राइस बढ़ने से नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये प्राइस नीचे आती है तो ये पाकिस्तान के लिए डबल खुशखबरी होगी, क्योंकि हमें उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। सही। अच्छा, आईएमएफ जो कह रहा है कि आप टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ाएं, नए टैक्सेस लगाएं। आज शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि हमने बिल्कुल ये मुतालिबा मानने से इनकार कर दिया है। बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने का जो प्रेशर है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा ये बात की है कि गरीबों पर बोझ नहीं डालना है। तो एक तरफ आपने अपना टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन उसको भी बढ़ाना है, दूसरी तरफ आप टैक्स भी नहीं लगाने चाह रहे हैं। तो अब शौकत तरीन साहब ने कहा कि और जराए से हम टैक्स बढ़ाए, अपना जो रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करेंगे। वो और जराए कौन से हो सकते हैं अगर आपने टैक्स से हटना है? देखें,
शौकत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हमारा टैक्स नेट में अब लोगों को लाना है हमें। अब जो लोग टैक्स नेट से बाहर बैठे हैं उनको अब टैक्स नेट में लाना है। हमारे यहाँ टैक्स देने वालों के नंबर बहुत कम है और गवर्नमेंट ने पीछे एमनेस्टी भी दे चुकी है और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ने एक और स्टेप्स लेने की बात की है कि एफबीआर के पावर वो कट करेंगे। एफबीआर को ऑडिट के हवाले से और नोटिस देने के हवाले से जो फ्री हैंड दिया गया है वो खत्म करेंगे। ये तो बिजनेसमैन कम्युनिटी आप लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। आज भी उन्होंने कहा कि एफबीआर की जानिब से जो हिरास किया जाता था बिजनेस कम्युनिटी को अब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है सर ये। जी बिल्कुल, ये खबर अच्छी है। देखें, हरासमेंट से जब भी हम बाहर निकलते हैं, आपको याद होगा जब अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन एफबीआर होते थे तो उन्होंने टेस्ट नेट को काफी बढ़ाया भी था और वहां हमारे टारगेट भी अचीव होते थे। तो हरासमेंट जब भी खत्म होती है किसी भी जगह पे तो वहां टैक्स देने वाले लोग आपके बढ़ेंगे। और इसके बाद उनके पावर के साथ उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट की बात की है। तो ये सारी चीजें जैसे इंट्रोड्यूस होगी आपके टैक्स नेट काफी बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन भी काफी बढ़ेगा। और इस वक्त देखें जो टारगेट दे रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, ये तो नहीं कहा कि हम टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाएंगे। आप ये देखें टैक्स 115 अरब का ऑलरेडी इकट्ठा किया। आईएमएफ का प्रेशर है कि 150 अरब करके दें। देखें इस वक्त मुझे लग कि हमारा जो फिगर है 58 बिलियन, मेरा ये ख्याल है कि हम 58 बिलियन को भी एक्सीड कर जाएंगे, क्योंकि हमारी अभी सिचुएशन बहुत बेहतर है और इस वक्त हमारा रुपी भी स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो बढ़ता था ये भी, इसमें भी कमी हम देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला साल बेहतर साल होगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हम मेरा ख्याल से 1800 अरब या 2000 अरब के करीब चले जाएंगे। तो इस साल में गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ स्पेस होगा कि आम आवाम के लिए कोई वो प्रोजेक्ट भी कर सके। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे भी वो फोकस कर रहे हैं। डैम भी आपके मुल्क में बनना शुरू हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है, टेक्सटाइल को ऑर्डर भी बहुत मिले। और सबसे बड़ी बात कि आपकी आईटी की एक्सपोर्ट काफी बढ़ गई है। इस साल कम से कम $1 बिलियन हमने आईटी एक्सपोर्ट ज्यादा की है। और आईटी एक ऐसी एरिया है जहाँ गवर्नमेंट अगर फोकस करेगी तो मैं समझता हूँ अगले 4-5 साल में हम $10 बिलियन भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें काफी इजाफा भी हुआ है इस वजह से कि आपने इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया है और वो भी खाने पीने की अशिया, गंदम, आपने पाम ऑयल, आपने चीनी, उन चीज़ों में जिसमें पाकिस्तान खुद कफील है, जिसकी वजह से उसके बावजूद आपका इन चीज़ों को इंपोर्ट करना ज़ाहिर है इससे फिर आपका जो दरामदी बिल है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है और आपका डेफिसिट बढ़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए वो हमने इंपोर्ट की है, जैसे व्हीट है, शुगर है। लेकिन मैं समझता हूँ पाम ऑयल तो हम हमेशा से इंपोर्ट ही करते हैं। तो लेकिन पाम ऑयल की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि $600 का पाम ऑयल इस वक्त $1300 पे है। तो ये हमें इफेक्ट कर रहा था। दूसरा जो हमें बेनिफिट होगा, हमारी व्हीट की बम्पर क्रॉप हुई है तो हमें शायद अब व्हीट मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ हमारी शुगर कैन की भी क्रॉप बहुत बड़ी हुई है, सेकंड हाईएस्ट क्रॉप हुई है। फिर आपके कॉर्न की क्रॉप हमारी बहुत अच्छी है, तो उसके भी मैं समझता हूँ कि हमें बेनिफिट मिलेगा अगले साल। तो अगले साल शायद हमें व्हीट और शुगर वगैरह इंपोर्ट करने की जरूरत शायद ना पड़े और इस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट में भी कुछ बेहतरी हम देखेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे ट्रेड डेफिसिट अगर 2018 का हम उठाएं तो $35 बिलियन था और हम अभी भी उससे बहुत नीचे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा बड़ा है, थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट के नंबर भी बेहतर हो। दूसरी तरफ हमारा रिमिटेंस के नंबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसी की वजह से प्लस दिख रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि रिमिटेंस आपका बहुत बढ़ रहा है, फिर आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छी खबरें ज्यादा हैं बुरी खबरों की निस्बत।